Good morning, all of you. So, गुड आपके मॉर्निंग सर। एग्जाम्स गुड में मॉर्निंग आ सर। रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 साइंस के सिलेबस में फिजिक्स पार्ट्स है, ठीक है। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम रिवीजन क्लास लेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की, आपके एग्जाम पर्पज से। सबने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया? न्यूमेरिकल्स नोट्स कंप्लीटेड? तो आज यस हम सर। देखेंगे एक बार कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमारे कवर करना है। लेट्स स्टार्ट बाय द चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है हमारा मोशन। As the name suggests, what is motion? When an object changes its position with respect to time, then object is said to be in motion. Is it clear to everyone? When यस an सर। object changes its position with respect to time, then object is said to be in motion. तो ये है हमारी मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमने मोशन के कई सारे वेरिएशंस पढ़े थे, कई सारे टाइप्स पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल मोशन, जो कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल लाइन में या तो आगे या पीछे मूव करता है, जिसकी एक ही डायमेंशन चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन सरफेस में मूव करता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन सरफेस में मूव करता है। फॉर एग्जांपल कैरम बोर्ड, बिलियर्ड्स आर द एग्जांपल फॉर द टू डायमेंशनल मोशन। उसके बाद हमने देखा था थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल फेंकता है बॉलर, तो उसकी हाइट भी चेंज हो रही है, बॉल की लेंथ भी चेंज हो रही है और लेफ्ट और राइट भी मूव कर रही है। और फिर बैट्समैन उसे स्ट्राइक करता है तो बॉल जो है वो वापस से थ्री डायमेंशनल मोशन को शो करती है। तो ये था हमारा थ्री डायमेंशनल का एग्जांपल, मोशन इन थ्री डायमेंशन। इसके अलावा भी हमने कई सारे वेरिएशंस पढ़े थे, कई सारे टाइप्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन था जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपने मोशन को रिपीट कर रहा था, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था एपीरियोडिक मोशन या रैंडम मोशन, जिसके अंदर हम नेक्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या होगी वो नहीं जज कर पाते, उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम या फिर एपीरियोडिक मोशन। इसके अलावा हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। जो आपने देखा होगा, एक रस्सी लीजिए, रस्सी को एक एंड को हाथ में पकड़िए और उसे इस तरह से मूव कीजिए, वो वेव्स की तरह बिहेव करेगी, उसका जो पैटर्न होगा वो वेविक पैटर्न होगा, इसे हम बोलते हैं ऑसिलेशन या वेव मोशन। इसके अलावा होता है वाइब्रेशनल मोशन। जब हमें बुखार आता है, ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना अपनी दांत कटकटाते हैं सर। हाँ दांत कटकटाते हैं। हाँ, दांत कटकटाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस होते हैं, हम बोल रहे हैं तो जो हमारी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो वो क्यों हो रही है, ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है, वो वाइब्रेट भी होती है और आगे की तरफ मूव भी करती है साउंड। तो इस तरह से हमारे देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, बट इन आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी और डायमेंशन, डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जहां पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जहां पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। मोशन। चलिए, उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कुछ ग्राफ देखे थे। कुछ ग्राफ्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये टाइम है और ये स्पीड है, ये टाइम है और ये पोजीशन है। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ग्राफ नंबर 1 के बारे में बताइए। ग्राफ नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेशनरी।
वेरी गुड, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। हर एक टाइम इंस्टेंट पे आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक ही कांस्टेंट पोजीशन को शो कर रहा है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। चलिए ग्राफ नंबर 2 के बारे में बताइए। ग्राफ नंबर 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम है और ये स्पीड है। टाइम और स्पीड। स्पीड को कर रहा है, किसे कर रहा है? स्पीड को। स्पीड को कर रहा है, लेकिन किस टाइप की स्पीड? वेरिएबल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड, है ना? यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट स्पीड, दोनों एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट जो है, देखिए यहाँ पे हमारा टाइम है, मान लिया ये आवर्स के अंदर है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, ठीक है। और ये है हमारी स्पीड, स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम चेंज हो रहा है। फर्स्ट आवर पे हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। सेकंड आवर में भी ऑब्जेक्ट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। थर्ड आवर के अंदर भी ऑब्जेक्ट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए ग्राफ नंबर Yes, sir. आते हैं ग्राफ नंबर 3 की तरफ। बताइए ग्राफ नंबर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। वेरी गुड, वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि देखिए जितना टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है उतनी ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो मतलब। चलिए नेक्स्ट ग्राफ नंबर 4, ये दे रखा है हमें टाइम और स्पीड। स्पीड ले लीजिए या फिर यहाँ पे ले लीजिए वेलोसिटी, मोर प्रेफरेबल रहेगा और ज्यादा अच्छे से आएगा आउटपुट। हाँ, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ दे रखा है। बताइए ये ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेरी गुड। देखिए जब आपकी चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब आपकी स्पीड कांस्टेंट है। और अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, देखिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? चलिए ग्राफ नंबर 5 के बारे में बताइए। ग्राफ नंबर 5 किसे रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोच के बताइए, क्या ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। ऐसा क्यों? कोई No, sir. एक्सप्लेन कर सकता है क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? इसकी डिस्टेंस और स्पीड कम ज्यादा हो रही है। स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही। देखो बच्चा लोग क्या हो रहा है यहाँ पे दिक्कत। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम की तो देखिए यहाँ पे तो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर पोजीशन है, लेकिन ये वाला जो टाइम है हमारा T1, T2, T3, T3 टाइम पे देखिए हमारे पास 3 वेराइटी है। एक यहाँ पे आ गया हमारे पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ पे आ गई और एक पोजीशन यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम T3 पे हमारे पास 3 वैल्यू है पोजीशन की। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो? इज इट पॉसिबल? No sir. That is why this graph is practically No, not sir. possible, because in this graph No. at time t3 there are 3 values of position of the object and practically it is not possible to possess the 3 position at the same time. That is why this graph is practically not possible. Clear है concept? Yes sir. यस सर। चलिए बढ़े आगे। इसके बाद हमने देखा था डेफिनेशंस देखी थी, स्पीड एंड वेलोसिटी, acceleration, average speed, average velocity, motion in one dimension, motion in straight line, और उसका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो चुका है हमारा। अब हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड।
इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। और क्या होती है इसकी यूनिट? किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेरी गुड। इसकी यूनिट क्या हो सकती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। और सेकेंड यूनिट किलोमीटर पर। किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो अब मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या डेफिनेशन होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस अपन कितनी दूरी कवर कर रहे हैं और स्पेसमेंट जाने के लिए करते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट में अब अपन जैसे कि सर यहाँ पे है तो कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, जैसे जयपुर से अपन दिल्ली जाना है। हाँ, ठीक है। तो जयपुर से दिल्ली जा रहे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उसके लिए। और सर और डिस्टेंस के लिए अपन कितनी दूरी तय कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट अगर दिल्ली से जयपुर जा रहा है या ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे हम ए और बी पॉइंट के बीच में? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेरी गुड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और वी कैन से द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, हम चाहे किसी भी रास्ते से जाए, वो रास्ता जिस रास्ते से हम जाएंगे वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? so displacement can be zero. नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ओनली इन सर्कुलर मोशन। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे आ गया, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाती है, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? Yes sir. यस सर, यस सर, यस सर। तो ये था हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ग्राफ देख लिए हमने। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? Sir, change in velocity upon time taken. वेरी गुड। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अपॉन टाइम। टाइम। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी हमारी dv अपॉन dt, और इसकी यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड। Final मीटर पर second. नहीं, मीटर पर सेकंड तो किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। कैसे है देखो, जब भी आपको यूनिट में आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा लॉजिक फॉलो करेंगे हम। नेवर गॉट कंफ्यूज, कम्स टू द बेसिक। मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन की यूनिट भूल गए, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, तो क्या करेंगे, उस फॉर्मूला की यूनिट्स रख देंगे। जैसे ऊपर आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। अब नीचे क्या है आपका? टाइम है, तो 1/, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो ऊपर बचा मीटर, नीचे बचा मीटर, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर, क्लियर। Yes sir. चलिए, यस तो ये था हमारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। डिराइव की थी ना हमने 3 इक्वेशंस। उसमें कंडीशन क्या थी? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है। माना ऑब्जेक्ट जो है टाइम t = 0 सेकेंड पे u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और t टाइम के बाद v वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। बताइए कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करते थे हम? Velocity time. From the definition of acceleration, from the
definition of acceleration, we can say that acceleration a is equal to change in velocity with respect to time. velocity में change कितना हो रहा है? final velocity v, initial velocity u, v minus u, time कितना लग रहा है? 0 से t, t टाइम लग रहा है. सर टी a is equal to v minus u upon t. तो v minus u is equal to at. तो v is equal to u वहां पे माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा u plus at. तो v is equal to u क्या हो plus जाएगा सर? is the first equation of motion. ऐसे की थी डिराइव. चलिए करें सेकंड इक्वेशन को ड्राइव. सेकंड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं? बताइए सेकंड इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया था? V square minus U square is equals to 2A acceleration. हाँ ये तो आपकी थर्ड इक्वेशन थी. सेकंड इक्वेशन क्या थी? S is equal to ut plus half at square. यही थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यही थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यस सर. कैसे डिराइव किया था हमने? हमें क्या करना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं हम. जो हमें ग्राफ दे रखा होता है टाइम और वेलोसिटी का, उसका जो एरिया होता है वही किससे रिप्रेजेंट करता है? आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे हम. एरिया कैसे निकालेंगे? S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. एक तो हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल, एक हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल. रेक्टेंगल कौन सा है? O A B C D. यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी थी. तो अब हमारे पास हो गया O A C D. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल O A C D प्लस ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? A B C. ट्राइंगल A B C. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी दे रखी है हमें? U. ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? T. तो ये तो हो गया हमारा ut प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बताइए फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. वेरी गुड. तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? t इंटू हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है? v माइनस u. ये वाला पार्ट जो v माइनस यू के इक्वल होगा, v माइनस यू. अब यहाँ से देखिए v माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? v माइनस यू की जगह हम पुट कर सकते हैं at. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t इंटू at. तो ये इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? यस सर. चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. कहां से आई थी ये वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन लाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? वी विल गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2. हमें t की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में. तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. t इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? t की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू अपॉन a. v माइनस यू अपॉन a इज द वैल्यू ऑफ t. पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2. तो ये हो जाएगी हमारी s इज इक्वल टू u v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर. यही आएगा. एग्री कर पा रहे हैं सब? यस सर. Yes sir. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो u को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. नीचे a का होल स्क्वायर a स्क्वायर. a स्क्वायर से a गाय खा जाएगी. क्या बचेगा हमारे पास? s इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय a. अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में 2a है, यहाँ पे हमारे पास केवल सिंगल a है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लीकेशन एंड 2 से डिवीजन. uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2a v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv. अब यहाँ पे भी 2a आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया. एलसीएम ले लेंगे तो 2a अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा?
2uv minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv minus 2uv से plus 2uv गाय खा जाएगी minus 2u square plus u square क्या हो जाएगा minus का u square आगे क्या है हमारे पास v square minus u square upon 2a is equal to s क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यहाँ पे u स्क्वायर किसका है माइनस का है राइट हैंड साइड में मूव करेंगे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है Yes, sir. तो ये थी हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर स्टूडेंट को आना चाहिए खुद से करना कैसे डिराइव करना है कहाँ कहाँ पे हमें ट्रिक्स लगेगी क्या हमारी टिप्स है कैसे हमें इक्वेशंस को डिराइव करना है तो आज के लेक्चर में इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को हम एक बार इसमें सर्कुलर मोशन और 2-5 न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले ठीक है अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा सर चैप्टर 9 Sir, my